सो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत ज़्यादा डिमांड थी प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से और ये यूनिट कंप्लीट कराएंगे। कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो आपके लिए ला सकूं, नहीं तो फिर अल्टरनेट डे पे एक वीडियो आपके लिए जरूर होगा यहाँ पे। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मैं इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन आप हेडिंग डालिए और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बोल के लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए। इससे क्या आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सीधी सी बात है कि यदि हम प्लांट्स की फंक्शनिंग की स्टडी करें तो उसको कहते हैं हम प्लांट फिजियोलॉजी। फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके अंदर क्या क्या इंटरनली रिएक्शंस चलती हैं, पाथवेज चलते हैं, ये ऑल थिंग्स फंक्शनिंग के अंदर आ जाएगी। तो आप डेफिनेशन में लिखिए, द ब्रांच ऑफ botany deals with the functioning of plants is known as plant physiology. Deals with the functioning of plants is known as plant physiology. अब एक छोटा सा पॉइंट और है जो पीएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। अगर फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पूछा जाए तो इसके दो आंसर बनते हैं। अभी कैसे? इन जनरल जो पहले हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते थे उनका नाम था स्टीफन हेल्स। ठीक है, यदि आप गूगल करेंगे आज तो गूगल पर यह दिखाता है अभी जूलियस सैक्स। कहा जाता है कि 17 मई 2018 17 मई 2018 के बाद जूलियस सैक्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कंसीडर किया जा रहा है। नो डाउट पुरानी बुक्स के अंदर स्टीफन हेल्स ही नाम मिलेगा और हम स्टीफन हेल्स ही पढ़ते आए हैं, बट एक छोटा सा अपडेट है ये, जूलियस सैक्स आजकल गूगल के ऊपर ये दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, जब बात फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की है तो यहीं से एक और पॉइंट बन जाता है, दैट इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी डेफिनेटली ये नाम नहीं बदलेगा कभी, सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने पास में कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। अब हम एक बार इस पूरी यूनिट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं कि हमें ओवरऑल इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि एक प्लांट है, एक ट्री है, एक कोई भी प्लांट है जो आपने देख रखा है एंड ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ये इसका रूट सिस्टम है एंड और ये इसका शूट सिस्टम है। ठीक है, अब इस प्लांट के लिए हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लांट, तो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एक रिएक्शन चलाएगा। उस रिएक्शन का नाम है फोटोसिंथेसिस। नो डाउट फोटोसिंथेसिस के लिए इसे सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी,
तो सनलाइट की जरूरत तो इससे ऑलमोस्ट हर चीज के लिए पड़ती है, चाहे हम फ्लावरिंग पढ़ें, चाहे हम कोई नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ें, रेगुलेशन में सनलाइट की जरूरत जरूर पड़ती है। तो हमारे पास एक टॉपिक निकल के आया कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। दूसरा, ये प्लांट सॉइल से नाइट्रेट एब्जॉर्ब करेगा और नाइट्रेट एब्जॉर्ब करके ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करेगा। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यहां पर होगा, बट उसकी मैकेनिज्म अलग है। तो मैं एक ही चीज लिख लेता हूं कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में ये प्लांट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सॉइल से वाटर लेना पड़ता है। तो जब ये प्लांट वाटर अपटेक करेगा तो वाटर इस प्लांट की बॉडी में कैसे एंटर करेगा, बॉडी में एंटर करने के बाद ये ऊपर कैसे जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, इस टॉपिक के अंदर हमको ऑस्मोसिस पढ़नी है, इम्बाइबिशन पढ़ना है, और जो कॉन्सेप्ट हैं प्लांट वाटर रिलेशन के वो सारे यहां पर आ जाएंगे। लाइक ऑस्मोसिस हो गया, डीपीडी हो गया, सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, वो सारा कुछ इसमें आने वाला है। प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपीरेशन भी करते हैं। जब वाटर का ट्रांसपीरेशन होगा तो एक और टॉपिक बनता है ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन वाला जो टॉपिक है इसके अंदर स्टोमेटा की पूरी बायोलॉजी आ जाएगी। स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें आ जाएंगी। तो हमारे पास एक और टॉपिक आ गया ट्रांसपीरेशन का। देन उसके बाद में यही वाटर और ट्रांसपीरेशन टॉपिक से रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा असेंट ऑफ सैप। जाइलम से रिलेटेड ये टॉपिक है, असेंट ऑफ सैप, ये हम पढ़ेंगे। देन प्लांट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का काम करते आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर के अंदर हर ऑर्गेनिज्म एनी हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। हम तो फूड बना नहीं सकते, इसलिए प्लांट्स पे जो फूड बना है उसी फूड को हम कंज्यूम करते हैं। अब जो सीधे सीधे प्लांट खा सकते हैं उनको हर्बीवोर कह देंगे, जो सीधे प्लांट नहीं खाते उनको कार्निवोर कह देंगे। बट एनी हाउ प्लांट एनर्जी ही मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाती है। तो जब जब हर्बीवोर्स प्लांट्स के ऊपर फीडिंग करेंगे तो प्लांट बचने का एक तरीका निकालेगा हर्बीवोर से, जिसमें वो कुछ डिफेंस केमिकल्स बनाएगा। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। एक बड़ा टॉपिक हमारे पास में सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का बनता है। उसके बाद सनलाइट यूज होगी और प्लांट ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो एक और बड़ा टॉपिक बनता है जिसका नाम है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, तो ये हुआ हमारे पास में एक और टॉपिक फोटोमॉर्फोजेनेसिस का। फिर छोटे छोटे और टॉपिक हैं जैसे कि फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट, जैसे कि डोरमेंसी, जैसे कि वर्नलाइजेशन। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमको छोटे टॉपिक हैं, ये चीजें हमको यहां से पढ़नी है। और बात करते हैं इसके बारे में।
इसके बाद में प्लांट है, वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन तो करेगा ही करेगा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से प्लांट को बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस आते रहते हैं। तो हम स्ट्रेस फिजियोलॉजी, वापस एक बड़ा टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर हमें एक और बड़ा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और उस बड़े टॉपिक का नाम है हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है, कैसे हैं, क्यों है, इसके साथ साथ हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी समझ में आएगी। ठीक है, ये एक ओवरऑल आइडिया है। हम इस पूरी की पूरी यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है। बड़ा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पढ़ेंगे। हमें पढ़ना पड़ेगा प्लांट वाटर रिलेशन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपीरेशन, ये टॉपिक। फोटोमॉर्फोजेनेसिस एक बड़ा टॉपिक आएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक बड़ा टॉपिक आएगा। स्ट्रेस फिजियोलॉजी है, हार्मोन्स है, इसके अलावा ये छोटे कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक और प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का पहला टॉपिक फोटोसिंथेसिस। आप हेडिंग डाल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। देखते हैं हम क्या इस टॉपिक के अंदर अच्छे से कवर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम फोटोसिंथेसिस का लें तो हमें यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि द टर्म फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। एक तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है फोटो और एक मुझे दिखाई दे रहा है सिंथेसिस, दो टर्म्स है। अब इन दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे तो फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट, ये तो गया लाइट। सिंथेसिस का मतलब आपको पता है टू मैन्युफैक्चर समथिंग, टू मेक समथिंग। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं सबको पता है कि इसके अंदर क्या बनाना है, क्या हम यहां पर प्रिपेयर करने वाले हैं। यहां पर फूड बनेगा, राइट, और वो फूड बनेगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अब ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड बनने की प्रोसेस इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने में कई साल लग गए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ एक्सपेरिमेंट सही रहे, कुछ गलत रहे। अल्टीमेटली आज हमारे पास में एक इलेबोरेटेड तरीके से पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है। तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वर्ड को देखकर यह लग रहा है कि प्लांट्स लाइट को यूज करके फूड बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। अगर हम इस बनाने वाली प्रोसेस पे ध्यान दें तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां दो टाइप की रिएक्शंस चलती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। एक चलती है लाइट रिएक्शन, एक चलती है डार्क रिएक्शन। जब आप लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस चलती रहती हैं। किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन चलती रहती है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलेगी तो इससे एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी, वही एनर्जी डार्क रिएक्शन में काम आएगी और डार्क रिएक्शन में वापस से ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा बहुत चल के फूड बनेगा। बनने की प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। जिसमें कुछ टूटता है वो कैटाबॉलिक और जिसमें कुछ बनता है वो एनाबॉलिक। तो यहां कुछ बन रहा है तो एनाबॉलिक प्रोसेस भी होगी। मोर ओवर ये जो बनने वाली प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें लाइट एनर्जी की जरूरत है।
यानी एक्सटर्नल एनर्जी का इनपुट है, तो हम ये भी कहेंगे कि ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओवरऑल मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव एंड एनाबॉलिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है पूरी फोटोसिंथेसिस की, ये एनाबॉलिक है, ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव है, एंडोथर्मिक है। इसमें लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है और फूड बनता है। तो हमारे पास एक बेटर थोड़ी डेफिनेशन निकल के आती है, लिखिए आप ये पॉइंट। फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिडॉक्स, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, आप लिख सकते हैं रिडॉक्स। ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, एनाबॉलिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, एनाबॉलिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्लांट्स use light energy, plants use light energy and convert it into food, और अपने फूड के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक बात तो ये हो गई हमारे पास में। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लाइट रिएक्शन अल्टीमेटली किस तरीके से, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ओवरऑल क्या है, जिसमें हम सिंपली बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ग्रीन प्लांट के साथ में शुरुआत करते हैं कि एक ग्रीन प्लांट होना चाहिए। ग्रीन प्लांट के ऊपर जब लाइट गिरेगी, लाइट एनर्जी गिरेगी, तब ये रिएक्शन चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें वाटर भी चाहिए, क्योंकि जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स वहीं से आएंगे लाइट रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें हैं: ग्रीन प्लांट, सनलाइट या ऐसी लाइट जो कंटिन्यू प्लांट को मिल सके। बेसिकली तो सनलाइट ही होगी सोर्स लाइट का, पर मान लीजिए कहीं एक्सपेरिमेंट भी अगर चल रहा है तो आर्टिफिशियल लाइट से भी काम चलेगा। बट आर्टिफिशियल लाइट हम हर जगह यूज नहीं कर सकते नेचर के अंदर, तो सनलाइट इज द सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो यहां एक रिएक्शन चलती है, और इस रिएक्शन में रिजल्टेंट फॉर्म में क्या बन रहा है देखते हैं। यहां पर बनेगा एक तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बनने के साथ साथ यहां पर ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। अब इस ऑक्सीजन गैस की क्या खास बात है, ये ऑक्सीजन गैस इस रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट। पर आप ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट कितना ज्यादा यूजफुल है आज प्लेनेट के ऊपर लाइफ के लिए। मोस्ट ऑफ द लाइफ, और जो मेजर टाइप की लाइफ है वो एरोबिक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। सो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर ये गैस निकल रही है जो हमें जिंदा रखने के लिए चाहिए। अब यहां जो एक रिएक्शन टाइप में मैंने कुछ लिखा है, उस रिएक्शन पे ध्यान देंगे तो आपको काफी सारी चीजें यहां से क्लियर होंगी, और डेफिनेटली हम इस रिएक्शन के बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फिक्सेशन कैसे होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो समझ पाएंगे। हमको यहां पर फोटोसिंथेसिस की कई सारी डेफिनेशंस और देखने को मिलेगी। देखिए कैसे हम यहां पर डिफाइन कर पाते हैं इस रिएक्शन को और फोटोसिंथेसिस को। एक तरफ हमें लाइट दिख रही है,
लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरी तरफ हमको कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी है, राइट। अब हमारे पास में एक डेफिनेशन बन गई फोटोसिंथेसिस की, और डेफिनेशन क्या है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आप पहली डेफिनेशन लिखिए, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स। ये हुआ हमारे पास में पहला डेफिनेशन। अब उसके बाद में दूसरी डेफिनेशन के ऊपर फिर ध्यान देते हैं। हमारे पास यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिख रही है, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक टाइप की इनऑर्गेनिक कार्बन है, ये है यहां पे इनऑर्गेनिक कार्बन। दूसरी तरफ आपको ये जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन। तो अब यहां पर एक और डेफिनेशन मुझे समझ में आ रही है कि इनऑर्गेनिक कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर एक और डेफिनेशन आप लिखिए, द इनऑर्गेनिक कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द inorganic carbon of carbon dioxide is converted into organic carbon of carbohydrate. The inorganic carbon of carbon dioxide is converted into organic carbon of carbohydrate. ये हो गई एक और डेफिनेशन। फिर एक बच्चों वाली डेफिनेशन, इस कार्बोहाइड्रेट को आप फूड भी तो बोलेंगे, ये फूड भी तो है, तो हम ये कहेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स और द पार्ट ऑफ प्लांट विच आर ग्रीन बाय यूजिंग सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एक डेफिनेशन आप और लिखें, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट by using sunlight is known as photosynthesis. By using sunlight is known as photosynthesis. तो ये हो गया हमारे पास में एक और चीज। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में एक जो फैक्ट है वो ये है कि हमारे पूरे प्लेनेट के ऊपर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन और जो फूड चाहिए वो इसी रिएक्शन से आ रहा है। हम इतना फूड लेबोरेटरी में और इतना ऑक्सीजन लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो पाता है तो हमारी फूड डिमांड खत्म हो जाएगी। यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेबोरेटरी में बनाना शुरू कर दें और वो कार्बोहाइड्रेट से यदि पूरी दुनिया के लोग फूड कंज्यूम कर सके तो फिर प्लांट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हाँ हमें ऑक्सीजन भी बनानी पड़ेगी। बट ऐसा अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है और आई थिंक नहीं होगा, इसलिए प्लांट्स पर डिपेंडेंस जरूरी है, क्योंकि प्लांट इकोसिस्टम का पार्ट है। केवल फूड और ऑक्सीजन से ही कुछ नहीं होगा, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसलिए ये बायोलॉजिकल सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप एक लाइन और लिखें, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस that can convert light energy into chemical energy, light energy into chemical
energy. Next point. Photosynthesis is the most important biological reaction. Photosynthesis is the most important biological reaction on earth. On earth. अब इस बायोलॉजिकल रिएक्शन की हम एक केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो हम केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओवरऑल 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करके, लाइट एनर्जी यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस रीसिंथेसाइज होते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमारे पास में रिएक्शन आ गई। अब अभी ऊपर हमने इस रिएक्शन की बात करी कि भाई ग्रीन प्लांट होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तो एक रिएक्शन चलती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अभी ना हम ये 4 कंपोनेंट को एक एक करके समझते हैं। ग्रीन प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा भी है, इसी के साथ रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो ग्रीन प्लांट को हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम वाटर की बात करते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में 2-2 पॉइंट की बात करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं वाटर के बारे में कि भाई प्लांट के पास में वाटर का क्या सोर्स है, कहां से आता है, क्या कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सोर्स की तो रेनफॉल is the major source of water for all the plants in the world. पूरी दुनिया के अंदर जितने प्लांट्स हैं उनके लिए रेनफॉल सबसे मेजर सोर्स है। आपके पास में यदि आपका क्रॉपलैंड है, आपका खेत है, तो आप उतने से खेत में पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर जितने जंगल हैं, फॉरेस्ट है, वहां आर्टिफिशियली उनको पानी नहीं प्रोवाइड करा सकते, वहां ट्यूबवेल लगा के, कुएं खोद के हम पानी नहीं दे सकते। तो एक जो मेजर नेचुरल इकोसिस्टम है उसके अंदर रेनफॉल ही सोर्स होता है पानी का। आप लिखें, रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट फॉर द प्लांट्स, ऑन प्लेनेट फॉर द प्लांट्स। अब मान लीजिए रेनफॉल से पानी तो मिल गया, पर अभी ना ये वाटर प्लांट की बॉडी में जाएगा, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस किसी तरीके से स्टार्ट होगी। प्लांट के बॉडी में आपको पता है कि एक जोन होता है रूट्स में, उसको कहते हैं हेयर जोन। रूट्स के अंदर रूट हेयर जोन है, वहां से एब्जॉर्प्शन होगा पानी का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो प्लांट के लिए पानी का सोर्स तो हो गया रेनफॉल, बट पानी को एब्जॉर्ब कहां से किया जाएगा, वो होगा रूट हेयर से। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पानी का। बस 2 ही बात ध्यान रखनी है, बारिश से पानी मिलेगा और रूट हेयर से जो है वो पानी लिया जाएगा। अब दूसरा हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। पहला सोर्स होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां प्लांट्स को अवेलेबल होगी, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, या कोई ऐसी प्रोसेस जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में निकल रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसे कहेंगे मेटाबॉलिक CO2। मेटाबॉलिक CO2। मेटाबॉलिक CO2 का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक CO2 का मतलब होता है
कि जो CO2 प्लांट की बॉडी में उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन से निकल रही है, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द प्लांट बॉडी, प्रोड्यूस्ड इनसाइड द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी के अंदर ही ये जो CO2 रिलीज होगी, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिक CO2। देन इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा आगे इस टॉपिक के बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करें, एक साइंटिस्ट रहे हैं बहुत ज्यादा फेमस जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी, जोसेफ प्रिस्टले। नाम सुना है आपने? जोसेफ प्रिस्टले। ये है 1771 से 1772 इनका एक एक्सपेरिमेंट रहा था, फेमस कैंडल जार एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक क्लास का जार होता है, उसमें मोमबत्ती जल रही होती है ना। बचपन में अपन ने पढ़ रखा है, 12th क्लास 11th क्लास के अंदर आ जाता है ये NCERT के अंदर, तो वहां से हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अपन वहां पे यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे। हम एकदम से जार का डायग्राम बनाना ये सब नहीं करना अपने को। जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज द कैंडल जार एक्सपेरिमेंट, कैंडल जार एक्सपेरिमेंट। कैंडल जार एक्सपेरिमेंट प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पे होने वाला पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें यह प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो अब जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी करी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, तो क्रेडिट इनको चला जाता है। तो जोसेफ प्रिस्टले वाले पॉइंट में आप लिखिए ही परफॉर्म्ड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, he performed the first experiment on photosynthesis. He performed the first experiment on photosynthesis in which he demonstrated that oxygen is released during photosynthesis. He demonstrated that oxygen is released during photosynthesis. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और साइंटिस्ट की जिनका नाम है जूलियस सैक्स। इन्होंने 1864 के अंदर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया, कंफर्म किया कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बहुत बड़ी बात थी ये भी उस समय कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो आप एक और लाइन लिखें, इसके अंदर लिखिए he first demonstrated that the organic matter produced by the green plants is carbohydrate. जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है ग्रीन प्लांट से वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। ये हुआ हमारे पास में एक दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं तीसरे साइंटिस्ट की, इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा। एक साइंटिस्ट जिनका फिर से एक फेमस तरीके से नाम आएगा वो है डी सॉसर। डी सॉसर ने सबसे पहले ये एक बात बोली थी कि हमारे पास कार्बन जो ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये रिएक्शन में जो ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन गैस यहां कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है।
ये बात किसने बोली? डी सोसर ने बोली थी। तो डी सोसर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। लिखिए इसमें, ही सेड दैट ऑक्सीजन produced in photosynthesis comes from carbon dioxide तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आ रही है। पर देखिए ये चीज सही तो नहीं है। हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है। तो उस समय भी कई सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं जिनको इस बात के ऊपर डाउट था कि ऑक्सीजन गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए सामने जिनका नाम है C.B. वॉन नेल ने पहली बार यह बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ऑक्सीजन गैस वाटर से आनी चाहिए। यानी इनको एक थोड़ा सा आइडिया लगा कि भाई ये नहीं हो सकता, तो इन्होंने आइडिया दिया। कंफर्मेशन कोई और देगा, कंफर्म कोई और करेगा, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे कि भाई ऑक्सीजन गैस है, इट इज कमिंग फ्रॉम बेसिकली वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए लिखिए एक चीज को, C.B. वॉन नेल में लिखिए, he first time gave idea that oxygen gas comes from water. He first time gave idea that oxygen gas comes from water. तो ये हुआ C.B. वॉन नेल का काम। अब उसके बाद 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम है रूबेन, एक का नाम है रेंडल और एक का नाम है कामन। रूबेन, रेंडल एंड कामन, ये तीनों के तीनों इन्होंने 1941 में प्रूव किया कि ऑक्सीजन गैस जो है वो आती है वाटर से। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन का जो हैवी आइसोटोप होता है ऑक्सीजन 18 वो यूज किया। और ये कैसे परफॉर्म करेंगे हम सिंपल सा समझ लेंगे, बहुत इजी है। आप एक लाइन लिखिए फिर बताता हूं। दे कंफर्म्ड दैट ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस comes from water by using oxygen 18 isotope. They confirmed that oxygen in photosynthesis comes from water by using oxygen 18 isotope. ये इन्होंने कंफर्म किया। अब कैसे कंफर्म किया उस चीज को समझने के लिए एक बार इस रिएक्शन के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। देखो इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वाटर है, इधर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इधर ऑक्सीजन बन रही है। अभी मैं ना आपको समझाने के लिए केवल और केवल इतने से पार्ट की हेल्प लूंगा, सिर्फ इतने से पार्ट की हेल्प। ठीक है, 4 चीजें हमको देखनी है एक आइडिया लेने के लिए कि भाई कैसे क्या हम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर लिया और बाकी सारी चीजें हैं, लाइट है, ग्रीन प्लांट है। अभी मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं। और यहां C6H12O6 बना और ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक, अभी अपने को रिएक्शन बैलेंस करने से मतलब नहीं है, हमको काम की चीज समझनी है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन है उस कार्बन को हैवी आइसोटोप वाली उस ऑक्सीजन को हैवी आइसोटोप वाली ऑक्सीजन लेते हैं O18, तो हमको यह पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18 है। हमने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो ऑक्सीजन थी उस ऑक्सीजन को हैवी आइसोटोप लिया। यानी हमने CO2 को बना लिया ऑक्सीजन 18 वाली CO2। ठीक है, ये इतना करने के बाद
हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो तो निकल रही है नॉर्मल, वो ऑक्सीजन 18 नहीं है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन 18 है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन ये रहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में जाती है, ना कि ऑक्सीजन गैस में। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इस बार हमको बस करना इतना सा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो नॉर्मल लें, और जो वाटर ले रहे हैं इस बार ऑक्सीजन 18 वाटर में ले। और अब जब हम कार्बोहाइड्रेट को चेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है नॉर्मल वाला, और जो ऑक्सीजन मिलती है वो मिलती है हमको हेवी आइसोटोप वाली, ऐसे करके। इसका सीधा कनेक्शन यहां बैठ रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो वाटर के अंदर हमने यूज करी वही ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के अंदर निकल रही है ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, यानी वाटर की ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन है वो है। यही काम तो इन तीनों साइंटिस्ट ने किया, इन तीनों लोगों ने मिलकर के यही तो किया था। ऑक्सीजन 18 को यूज किया, दो एक्सपेरिमेंट किए, पहले में कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन थी उसको ऑक्सीजन 18 लिया, दूसरी बार जो वाटर में ऑक्सीजन थी उसको ऑक्सीजन 18 लिया। रिजल्ट आपके सामने है, अब रिलेट करना है खाली। तो ये तरीका होता है ऑक्सीजन को यूज करके पता लगाने का, कंफर्म करने का कि ऑक्सीजन बेसिकली कहां से आ रही है। ठीक है, अब हमने बात करी वाटर की, रेनफॉल से आता है और रूट हेयर्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी हमने बात करी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है एटमॉस्फेयर वाली आए, जो मैक्सिमम तो वही प्लांट यूज करते हैं, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बनती है बॉडी के अंदर उसको भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी फोटोसिंथेसिस में यूज किया जा सकता है। अब तीसरा हम बात करते हैं लाइट के बारे में। थोड़ा सा इन डिटेल बात हो जाएगी लाइट के बारे में कि लाइट क्या है, कहां से आती है, कैसे वगैरह, ये बात अपन यहां डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि भाई लाइट आखिर है क्या, लाइट का सोर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट का सोर्स है सन। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, आप लिख भी लें साथ साथ, सन इज द ultimate source of light for all the plants. Sun is the ultimate source of light. Sun is the ultimate source of light for all the plants. उसके बाद सन से जो लाइट निकल रही है वह लाइट एक तरीके से पार्टिकल्स की बौछार है, पार्टिकल्स कि एक बारिश हो रही है, ऐसे टाइप से है। दिस इज द लाइट, ये है लाइट पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो लाइट पार्टिकल्स है उसमें से मैं एक पार्टिकल ले लेता हूं, यहां से मैंने एक पार्टिकल लिया, ये है एक पार्टिकल, लाइट का एक पार्टिकल। लाइट का ये जो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को कहते हैं फोटोन। लाइट के एक पार्टिकल को कहते हैं फोटोन। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि सन से बहुत सारे फोटोन की बारिश हो रही है। इस एक फोटोन के अंदर एनर्जी तो है, हैज एनर्जी, एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी को बोलते हैं क्वांटम, और इसका प्लूरल हो जाएगा क्वांटा। तो क्वांटम, क्वांटा, ये तो सिंपल चीज है। ये जो लाइट का एक फोटोन है, इस एक फोटोन की एनर्जी है क्वांटम, इसलिए एक फोटोन और एक क्वांटम बराबर है। एक फोटोन और एक क्वांटम ये बराबर है, और हम फोटोन और क्वांटम सेम ही यूज कर लेते हैं।
सिंपल डिफरेंस है कि फोटोन इज द पार्टिकल एंड क्वांटम इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई इस फोटोन के अंदर एनर्जी है, तो हम लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक टाइप की फॉर्म है एनर्जी की। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस लाइट एनर्जी की जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी, ये रेडिएशन एनर्जी कहलाती है। जब पार्टिकल के अंदर एनर्जी होगी तो वो पार्टिकल वेव की तरह मूव करेगा, ऐसे, इस तरीके से। जब ये पार्टिकल वेव की तरह मूव करता है तो हम एक चीज देखते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइट के पार्टिकल की तो एक खास बात है, लाइट का पार्टिकल जब मूव करता है तो वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये वाली फील्ड है ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको 3D में बनाना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ये है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल जब मूव करेगा तो एक तो बनेगी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बनेगी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको 1 मिनट लगेगा, आप गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, तो आपको डायग्राम दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। लाइट का एक पार्टिकल जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। तो आप 2 पॉइंट लिखे। पहला लिखिए, लाइट particles also behave as light particles also behave as wave. Light particles also behave as wave. So light is particle and wave at the same time. Light is particle and wave at the same time. एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, when light particles move, they produce electric and magnetic field. They produce electric and magnetic fields which are perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां मैंने बनाने की कोशिश करी है, एक ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, तो परपेंडिकुलर है। बाकी एक बार आप गूगल करिएगा, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो लाइट इज कंसिडर्ड एज एन electromagnetic wave. Light is considered as an electromagnetic wave. लाइट जो है वो एक टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करती है। वेव वो होती है जो अप डाउन ऐसे करके मूव करती है, उसको वेव कहते हैं अपन। ये इतना क्लियर हुआ आपके पास में। सो अब ने यहां तक बात करी कि लाइट एनर्जी की फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। जब भी लाइट मूव करती है तो 2 फील्ड क्रिएट होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
और लाइट जो है वो फोटॉन्स की बनी होती है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। अब आगे बात करते हैं। ऐसे ही इन जनरल बात है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। खैर कोई नहीं पूछने बैठा, बट एक बार लिख लेते हैं। 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेजी से लाइट जो है वो मूव करती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एनर्जी की। लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं h न्यू से। यहां पर जो ये h है ये है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट। और इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। तो मतलब एक फोटोन में इतनी तो एनर्जी है। और इसके साथ साथ एक और पार्ट है न्यू, ये है साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी बार अप्स एंड डाउन कर सकता है उसे कहते हैं न्यू। देन उसके बाद कोई भी वेव होती है, उस वेव का एक खास बात होता है। जब कभी भी कोई वेव मूव करेगी तो वेव है वो क्रिस्ट प्रोड्यूस करती है, क्रेस्ट प्रोड्यूस्ड। क्रेस्ट का मतलब हो गया कि पीक्स, आप इसे पीक भी बोल सकते हो। पीक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेव। जब एक वेव मूव करती है तो उस वेव में ऐसे अप एंड डाउन ये आते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इन पीक्स को कहते हैं क्रेस्ट। दो पीक के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लैम्डा, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक सेकंड में कितनी बार पीक्स आती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे एक पीक, दो पीक, तीन पीक, एक सेकंड में 3 बार इस तरीके से पीक आई तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हो, पीक्स और क्रेस्ट पर सेकंड, क्रेस्ट पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितना पीक आता है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो अब फाइनली हमारे पास में जो लाइट है, उस लाइट की एनर्जी, उस लाइट की एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइट कितनी बार एक सेकंड के अंदर अप्स एंड डाउन करती है वो हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक चीज और समझाता हूं आपको। लाइट जब कभी भी, लाइट का पार्टिकल जब कभी भी किसी चीज से टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर देगा। आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, और आपने पूरा फोर्स लगा के क्रिकेट बॉल को फेंक दिया सामने। जब आपने क्रिकेट की बॉल को हाथ से छोड़ा तो आपने अपने हाथ की जो एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफर करी, और उस एनर्जी से वो बॉल है वो गई। अब ये बॉल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एनर्जी इसकी कम होगी और थोड़ी देर बाद वो गिर जाएगी। इट सिंपली मीन्स कि जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ती है उस बॉल की एनर्जी एयर पार्टिकल से टकरा के कम होती है, कुछ एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स कम कर रहा है, अल्टीमेटली एनर्जी कम हो जाती है। जब लाइट में ज्यादा एनर्जी रहती है तो लाइट जल्दी जल्दी अप डाउन ऐसे करती है। जैसे जैसे लाइट की एनर्जी कम होती जाती है इसके ये अप डाउन कम हो जाते हैं पर सेकंड, और ये दूर दूर आने लगते हैं ऐसे। आप यहां से समझिए कि यहां एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकंड पीक्स,
और यहां पर आप डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस लैम्डा ये कम है, लैम्डा कम है। जैसे जैसे ये लाइट आगे बढ़ती है इसकी एनर्जी कम हो गई, यहां लैम्डा की वैल्यू है वो बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो गई, क्योंकि अभी 1 सेकंड में ये इतनी बार 3 बार पीक दे रही थी, यहां 1 सेकंड में 1 पीक आया, तो फ्रीक्वेंसी भी तो कम हुई ना। यहां से हमको एक रिलेशन समझ में आता है कि एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये एनर्जी है वो लैम्डा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो आपको ये एनर्जी एंड लैम्डा का रिलेशन है वो ध्यान रखना है। आप जरूर लिख लीजिए कि whenever light hits anything, it loses its energy. Next one लिखिए, the behavior of light could be studied by using spectrum. The behavior of light could be studied by using spectrum. अब आप बताएंगे स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखिए। इट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, of light and their respective wavelengths. उनकी वेवलेंथ एंड उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या रेंज है वो होता है स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि एक लाइट है, उसने 1 सेकंड में इस तरीके से अपनी मूवमेंट शो करी, ऐसे 1 सेकंड में इसने 1 2 3 पीक निकाले, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। फिर उसके बाद में ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है इसको कहेंगे लैम्डा। ये लैम्डा दूसरी बार में बढ़ गई, तो डिस्टेंस जो है, वेवलेंथ है, वो हो गई लैम्डा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां लैम्डा कम है तो यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां लैम्डा ज्यादा है तो यहां एनर्जी कम है। आपको यहां पर इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट है वो यूज होती है उसके बारे में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट है दैट इज द इंपॉर्टेंट लाइट। लिखिए एक लाइन, इन फोटोसिंथेसिस visible light is used. In photosynthesis visible light is used. विजिबल लाइट है वो यूज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो चलिए विजिबल लाइट की बात कर लेते हैं एक बार। अगर आप विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखें तो आपको ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे दिखाई देगा कि मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। सबसे पहले गामा रेडिएशन, देन उसके बाद में एक्स रेडिएशन, देन उसके बाद में अल्ट्रावोलेट सी, अल्ट्रावोलेट बी, अल्ट्रावोलेट ए। ठीक, उसके बाद में स्टार्ट होता है वोलेट, अल्ट्रावोलेट के बाद वोलेट, वी आई बी जी वाई ओ एंड देन आर। उसके आगे आता है फार रेड, उसके बाद में आता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आता है रेडियो वेव्स। ठीक, ये वेव्स की अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ बात हो गई। नाउ अगर हम यहां पर इनकी वेवलेंथ्स की बात करें तो वोलेट लाइट स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर से और रेड लाइट एंड होती है 700 नैनोमीटर पे। सो बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये आया कि विजिबल लाइट है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में होती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, उनमें ये प्रूव किया गया कि फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में होती है, तो हम मान लेते हैं विजिबल लाइट में होती है।
तो यहां पर विजिबल लाइट है वो हो गई 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, एक टर्म आता है। और एक इस स्पेक्ट्रम का भी याद रखना कि जब हम इस स्पेक्ट्रम में इधर की साइड में जाते हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर एनर्जी डिक्रीज हो रही है और लैम्डा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां इस डायरेक्शन में एनर्जी डिक्रीज होती है, लैम्डा इंक्रीज होती है। एक टर्म आता है, उस टर्म को कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। PAR ये है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी पूरी सनलाइट के अंदर वह वाली रेंज ऑफ लाइट जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक चीज बताता हूं कि हमारे लिए जो फूड बन रहा है, मतलब जो फूड हम खाते हैं, वो फूड आ रहा है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट से, है ना। कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो जिम्नोस्पर्म से आते हैं, वो हम जिम्नोस्पर्म से खाते हैं, बट गेहूं, चावल, मक्का, सब्जी, फ्रूट, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें एंजियोस्पर्म से आ रही है। और एंजियोस्पर्म प्लांट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो फूड हम खाते हैं वह फूड 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट पर बनता है? बोल देंगे ना, आसानी से बोल देंगे। जो फूड हम खाते हैं वह फूड 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट पर बनता है, सिंपल। तो हमारे लिए यह लाइट PAR कहलाती है, यानी ये वाली लाइट है, दिस लाइट इज नोन एज PAR, और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के लिए है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स, और बेसिकली हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। ये हुआ हमारे पास में। अब हमारे पास नेचर में ब्लू ग्रीन एल्गी भी है बेचारे, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए PAR का मतलब होता है 300 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर। इनकी फोटोसिंथेसिस इस रेंज में शुरू हो जाती है और 900 नैनोमीटर तक रहती है, तो इनके लिए ये PAR है। पर आपको मैं एक चीज बता दूं, जब कभी भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए PAR की रेंज क्या है, तो आपको यही वाली रेंज बतानी है। रीजन क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इसी रेंज में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी उन्हीं प्लांट पे डिपेंडेंट है जो इस रेंज में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसलिए यह फोटोसिंथेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PAR जब कोई आपसे पूछे, आप 400 टू 700 नैनोमीटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। यह हुआ हमारे पास में लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट है इंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इनके दो एक्सपेरिमेंट समझते हैं, इंगलमैन एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने में एक सिंपल सी चीज का इस्तेमाल किया। इन्होंने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को चेक किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इन्होंने क्या किया, सिंपल सा एक ओवरऑल व्यू देखते हैं। एक प्लांट लिया, ठीक है, और इस प्लांट को
रेड लाइट दी, R4 रेड लाइट, इस प्लांट को ग्रीन लाइट दी और इस प्लांट को ब्लू लाइट दी, रेड ग्रीन ब्लू, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइट दी। जब इन्होंने ये 3 टाइप की लाइट दी और ये देखा, पहले रेड लाइट दी, रेड लाइट देके देखा कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, ग्रीन लाइट देके देखा, ब्लू लाइट देके देखा और डिफरेंट टाइप के लाइट देके देखी। अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट्स सबसे ज्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद प्लांट्स रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद प्लांट्स ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सिंपल कंक्लूजन निकल गया। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कौन सी लाइट सबसे ज्यादा करते हैं, तो ब्लू लाइट। इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड ये था कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होती है, फोटोसिंथेसिस किस लाइट के अंदर हो रही है सबसे ज्यादा। वही करना है, एक प्लांट लेना है और इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करानी है यूनिट टाइम पे। लेट सपोज कि 3 प्लांट ले लेते हैं सेम साइज के, और बेटर है एल्गी ले लें, यूनिसेलुलर एल्गी, एक ही सेल है तो उसमें पता चलेगा। इस प्लांट को रेड लाइट दी, इस प्लांट को ब्लू लाइट दी और इस प्लांट को ग्रीन लाइट दी। पता चला कि जिस प्लांट को रेड लाइट दी गई उस प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम बना, मतलब अमाउंट की बात है ये, मैक्सिमम इन तीनों में से। उसके बाद में सेकेंड टाइम जो इसको ब्लू दिया था और जो ग्रीन दिया था उसमें सबसे कम कार्बोहाइड्रेट बना। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के बेसिस पे भी एक कंक्लूजन ये निकला कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, फिर ब्लू लाइट में होती है और फिर उसके बाद ग्रीन लाइट में। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू का होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में। ऐसा क्यों? इस स्पेक्ट्रम के ऊपर ध्यान दीजिए एक बार, ये वाला स्पेक्ट्रम। जब प्लांट्स ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट की बॉडी के अंदर लाइट जैसे जैसे नीचे जाएगी और क्लोरोप्लास्ट में जाके रिएक्शन सेंटर तक जाकर के जब वो पहुंचेगी तब तक वो अपनी एनर्जी लूज कर चुकी होगी और वो रेड स्पेक्ट्रम के अंदर जा चुकी होगी, तो वो रेड बन जाती है। आगे हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम्स होते हैं वो रेड लाइट पे काम करते हैं, P680, P700, ये सब पढ़ रखा आप लोगों ने। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में हो रही है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट का किया जा रहा है, ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है। फिर क्या किया, इंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया एक ग्राफ के फॉर्म में। इस ग्राफ की एक्स एक्सिस को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, V I B G Y O R, और इधर दूसरी साइड में एब्जॉर्प्शन चेक किया। एब्जॉर्प्शन चेक किया तो पता चला कि प्लांट्स जो है वो ब्लू वाला जो एरिया है उस पे ज्यादा पीक दिखाते हैं और उसके बाद में दूसरी पीक आती है, वो आती है रेड के ऊपर। ये ऐसे करके रेड पे हल्की सी पीक आती है। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पर, मतलब सॉरी, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ, ब्लू लाइट के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने एक और ग्राफ बनाया, 2 अलग ग्राफ बनाए फिर मर्ज कर दिए। इन्होंने ये भी चेक किया कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में यह पता चलता है कि ब्लू लाइट के अंदर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होती, पर रेड लाइट के अंदर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ऐसे करके आपको केवल और केवल
रेड एंड ब्लू की हाईएस्ट पीक वालों पे ध्यान रखना है। वह ग्राफ जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन चेक किया गया और पता चला कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में होता है, इस ग्राफ को कहा गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जिस ग्राफ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई उसे कहा गया एक्शन। एक्शन का मतलब कोई काम होना, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये दो स्पेक्ट्रम दिए गए। किसने दिए? इंगलमैन ने दिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब ग्राफ है ये दोनों। स्पेक्ट्रम का मतलब वो वाला स्पेक्ट्रम नहीं लेना, अभी ग्राफ को स्पेक्ट्रम बोला है। वह ग्राफ जो यह रिप्रेजेंट करेगा कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हुई, उसे कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन मींस फोटोसिंथेसिस। एक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन मींस एब्जॉर्प्शन। तो ये एक एक्सपेरिमेंट फेमस है। अभी दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं एंगलमैन का। दूसरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, लॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें कुछ सिंपल चीजें समझनी है। एक पेट्री डिश लेते हैं। ये एक पेट्री डिश है। अब हम इस पेट्री डिश को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब एक पेट्री डिश लेनी है, इस पेट्री डिश के ऊपर कल्चर मीडिया बनाना है। चलिए सबसे पहले कुछ नॉर्मल चीजें समझते हैं। इस पेट्री डिश के अंदर हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया और वो कल्चर मीडिया इस पे फैला दिया। ये कल्चर मीडिया है, चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड किया है और हर जगह कल्चर मीडिया अवेलेबल है। ये हो गई हमारा एक टास्क कंप्लीट। दूसरा, अब हम एक काम करेंगे कि इस पेट्री डिश के अंदर एक एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है। उस एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा। हम उस क्लेडोफोरा एल्गी को इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। यह है क्लेडोफोरा एल्गी। इंगलमैन ने यही काम किया था जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ये क्लेडोफोरा एल्गी को स्प्रेड किया, ठीक। उसके बाद हम इसके अंदर एक बैक्टीरिया स्पीसीज रहेगी, एरोबिक बैक्टीरिया। उस एरोबिक बैक्टीरिया को भी हम इस पेट्री डिश के अंदर चारों तरफ फैला देंगे ऐसे करके। ये हमने पेट्री डिश के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया को फैला दिया। चलिए ये एक और काम हो गया अपना। अब अपन एक काम करते हैं, इस पेट्री डिश को हाइपोथेटिकली और इस पेट्री डिश को एक्चुअली 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पर एक ऐसी टॉर्च रखेंगे जिससे केवल और केवल वॉलेट लाइट आती हो। वॉलेट लाइट। तो इस टॉर्च की वजह से इतनी दूर में पेट्री डिश में केवल वॉलेट लाइट गिरेगी, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट, इसमें केवल वॉलेट लाइट आनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी टॉर्च रखेंगे और इस दूसरी टॉर्च से इंडिगो लाइट निकलेगी, मोनोक्रोमेटिक इंडिगो लाइट। तो ये इंडिगो लाइट का एक जोन बन जाएगा। उसके बाद में ब्लू लाइट की एक टॉर्च जिसमें से ओनली ब्लू लाइट निकलती हो, ये हमने यहां पे रखा। फिर उसके बाद में ग्रीन लाइट की टॉर्च, VIBG हो गया, Y O ऑरेंज, और ये मान लीजिए रेड, थोड़ा सा बड़ा बन गया डायग्राम। तो ये रेड लाइट वाला जोन हो गया जिसमें से रेड लाइट निकलेगी टॉर्च से पूरी, ठीक है। तो ये 7 जोन्स बन गए हैं। अब सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। पहला कॉन्सेप्ट, यहां पर ये ग्रीन एल्गी है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा, ठीक है, ये एल्गी।
अब ये जो क्लेडोफोरा एल्गी है ये दो काम करेगा, एक तो करेगा ये फूड सिंथेसिस, और दूसरा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो फूड सिंथेसिस एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन ये दो काम किसके हैं? ये दो काम है इस एल्गा के। फिर यहां पर हमने एक बैक्टीरिया स्प्रेड किया, ये है एरोबिक बैक्टीरिया, अब इस एरोबिक बैक्टीरिया की दो नीड है, एरोबिक बैक्टीरिया, इस एरोबिक बैक्टीरिया की दो नीड है। नीड समझिए, पहली नीड इसे चाहिए फूड चाहिए, और दूसरी नीड इसे चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने जो सेटअप कर रखा है उस सेटअप पे ध्यान दो। हमने जो सेटअप कर रखा है उस सेटअप में फूड डाला हुआ है, तो इस बैक्टीरिया को जो फूड है वो तो मिल जाएगा फ्रॉम कल्चर मीडिया, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है वो फूड पर्पज से एल्गी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको एल्गी वाला फूड नहीं चाहिए, ये कल्चर मीडिया से ले लेगा फूड। लेकिन हमने जो कल्चर मीडिया बनाया उसमें ऑक्सीजन गैस तो नहीं डाली थी, वो ऑक्सीजन गैस तो केवल और केवल एल्गी बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये ऑक्सीजन कहां से लेगा? ये लेगा ऑक्सीजन फ्रॉम एल्गी से लेगा ये ऑक्सीजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? एल्गी पे डिपेंडेंट है। क्लियर? अब हम ये सेटअप करने के बाद सारी लाइट ऑन कर देते हैं, और सारी लाइट ऑन करने के बाद में हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ, ये जो एल्गी है वो तो ऑटोट्रॉफ है, ये अपना फूड भी खुद बना लेगा और ये अपनी ऑक्सीजन भी खुद बना लेगा, तो ये तो जहां रहेगा वहीं बैठा रहेगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसको फूड तो कहीं से भी मिल जाएगा पूरी पेट्री डिश में, लेकिन इसको ऑक्सीजन वहीं से मिलेगी जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी। और इंगलमैन ने यह एक्सपेरिमेंट 1881 के अंदर परफॉर्म किया था, यह भी इंगलमैन का ही है, इंगलमैन एक्सपेरिमेंट है ये। इन्होंने ये देखा कि थोड़ी देर बाद में सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं उनमें से मैक्सिमम बैक्टीरिया किधर भाग गए? उस रेड जोन के अंदर, जहां पर मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट दी जा रही थी, लगभग सारे बैक्टीरिया उसी तरफ भाग गए। इसका मतलब इस पार्ट के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कब होगी? जो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी तो यहां पर हुई मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई, तो मैक्सिमम यहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, और मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया यहीं आ गए। हेंस प्रूव्ड कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होती है? ये होती है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट के अंदर। हाँ, कुछ फोटोसिंथेसिस ब्लू लाइट में भी हुई, तो काफी बैक्टीरिया ब्लू लाइट में भी थे, बट उतने नहीं जितने रेड वाले जोन में थे। इससे यह प्रूव हो जाता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, देन ब्लू लाइट में। बाकी सब के अंदर उतने ज्यादा बैक्टीरिया नहीं थे, थोड़े थोड़े बैक्टीरिया जो है वो मिले उसके अंदर। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास में एक चीज कि भाई यहां पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां हुई? रेड में एंड देन ब्लू में। चलिए, ये बात कंफर्म हो जाती है हमारी इतनी। तो अब तक हमने सिंपल क्या बातें करी कि भाई एक तो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसका क्या इंट्रोडक्शन टाइप है, हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बात करी। उसके बाद में हमने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट करी है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कुछ इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें चाहिए, और हर एक के बारे में, एक एक कंपोनेंट के बारे में। 3 कंपोनेंट हमने आज डिस्कस किए, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट किए, और अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ग्रीन प्लांट से स्टार्ट करेंगे।
ग्रीन प्लांट होता है, उसकी बॉडी में कहां फोटोसिंथेसिस होती है, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन से पिगमेंट चाहिए, सब बातें करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, हम फोटोसिंथेसिस के साथ पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कवर करेंगे। और जितनी यूनिट मैंने स्टार्ट कर रखी है कंप्लीट मैं सारी की सारी करूंगा, ठीक है। वो भी यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम देखो लगेगा, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से डेली क्लासेस नहीं ले पाता, बट इट डजंट मीन कि यूनिट्स मैं बीच में छोड़ूंगा। यूनिट सारी की सारी कवर होगी। तो जैसे भी जो भी लगता है उसी हिसाब से यूनिट्स स्टार्ट करके अपन आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।